हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अभी जो बीपीएससी की दोबारा वैकेंसीज निकली हैं टीआर सेकंड के लिए, चाहे वो फर्स्ट 1 to 5 हो और 6 to 8 वाली वैकेंसीज, उसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि कब क्या क्या है नोटिफिकेशन में, रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं, फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, आपने तैयारी कैसे करी थी, पेपर का लेवल कैसे आता है, कट ऑफ कितनी गई थी, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम मैं रिसीव कर रही हूँ। बट मैं वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि अभी जो यहाँ पर है ना लोग, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये जो सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो रही है ना, इस प्रोसेस से कितना मेंटली और फिजिकली गो थ्रू करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं बोल रही हूँ, अगर मैं भूल जाती हूँ बाद में बोलना, कि आपका जो भी बीपीएससी से रिलेटेड जो भी डाउट है आप टेलीग्राम पर ना करके इस पर कमेंट कर दो। तो मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो पर ही सारे के सारे आपके डाउट ले लूँ और स्पेशली सारे डाउट सॉल्व कर पाऊँ जो अदर स्टेट वालों के हैं। ठीक है, मेरे पास जो डाउट्स आ रहे हैं मोस्टली अदर स्टेट से ही आ रहे हैं क्योंकि मैं अदर स्टेट की हूँ। तो जो है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ये लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि इतनी दूर से आना, एग्ज़ाम देना, फिर स्टे करना, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम होती है इनमें। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली, यूपी से इन्होंने एग्ज़ाम देने, फॉर्म तो फिल करा था इन्होंने, ठीक है, मेरे खुद के काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने एक फॉर्म तो फिल करा था बिहार में एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं आए। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि घर वालों ने नहीं आने दिया, सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था और आना था बिहार में, तो कम से कम 2 दिन पेपर था, तो 3 से 4-5 दिन हमें लग गए थे यहाँ पर ही एग्ज़ाम देने में, आने में, जाने में। बट अगर एग्ज़ाम देना है तो देखो इतना तो करना पड़ेगा, नंबर उन्हीं का ही आएगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, देखो उन्होंने तो अपना चांस पहले ही ख़त्म कर लिया ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम देने आओ इन एनी कंडीशन। कुछ भी हो, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, उनको फेस करके आप एग्ज़ाम देने आओ, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ही आप सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि पेपर का लेवल कैसा था, मेरा नंबर आ सकता है नहीं आ सकता, मेरी तैयारी कितनी है, चांस है एग्ज़ाम नंबर आने के या नहीं। जब आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो फिर क्या मतलब कि एग्ज़ाम कैसा था, कितने बच्चों ने दिया, क्या कट ऑफ रही, नहीं। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं पहले एग्ज़ाम देने नहीं गई और अभी कैसा लेवल है, कैसे तैयारी करूँ, ये सब आप खुद से जब एग्ज़ाम दे लोगे तब ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं 1 to 5 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, पहले 1 to 5 की इसमें वैकेंसीज नहीं थी, बट एक नया नोटिफिकेशन आया है 4 दिन पहले। तो 1 to 5 के लिए जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, बीपीएससी 1 to 5 के लिए जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, डीएलएड वाले, इसमें बीएड वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ डीएलएड वाले जिनका सीटेट 1 क्लियर है वो बच्चे एलिजिबल हैं, तो वो बच्चे फॉर्म भर दें। ठीक है, जो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, 16 से 25 तक आपका रजिस्ट्रेशन है, तो फॉर्म भर देना। जिन्होंने बच्चों ने पहले भी भरा था, नहीं देने आए, वो भी भर देना। सेकंड चीज़, आप लोग पूछ रहे थे कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो इस बार जो है स्टेट गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में निकाला था, क्योंकि पहले जो था लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा हाई था, पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस थे, बच्चे कह रहे थे। ठीक है, मेरा तो मैथ्स और रीजनिंग की वजह से सारे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसके ठीक थे, एसएसटी भी थोड़ी ठीक थी, साइंस पर मेरी इतनी कमांड नहीं है तो मेरे मोस्टली क्वेश्चन उसके गलत ही थे। ठीक है, मेरा नंबर आ गया है तो मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे, सब आता था, नहीं। टू बी ऑनेस्ट, साइंस पर मेरी बिल्कुल कमांड नहीं है तो मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें गलत थे। बट येस, मैथ्स और रीजनिंग के मेरे सारे ही क्वेश्चन सही थे, वो शायद 36-37 क्वेश्चन अप्रॉक्स थे, तो वो मेरे अप्रॉक्स सारे ही ठीक थे। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लेना आप किस सब्जेक्ट पर कैसी कमांड बना सकते हो, जैसे जिनकी रीजनिंग मैथ्स अच्छी हो वो कर लेना, साइंस अच्छी नहीं है तो छोड़ देना क्योंकि कम टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, बट उसकी जगह आप ईवीएस पर, एसएसटी पर, इन पर ध्यान दे लेना ताकि सारे के सारे आप लोग कवर कर पाओ। ठीक है, तो लेकिन इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले जो था लेवल थोड़ा सा टफ था, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टूडेंट फ्रेंडली आएंगे, अगर आप पेपर देने जा रहे हो एस्पिरेंट्स के फ्रेंडली आएंगे, ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा। बट देखो, अगर ज़्यादा लेवल टफ नहीं रहेगा ना तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। देखो, ये तो कॉमन सेंस है, ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगी अगर पेपर आसान रहेगा। तो आप अपनी तैयारी एक मॉडरेट लेवल पर करो। और यस, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको पढ़ना है NCERT/SCERT। NCERT पढ़ लो, SCERT पढ़ लो, 5th तक, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट जो आपको SST कवर करनी है ना, SST के लिए आपको 6, 7, 8 करनी पड़ेगी हिस्ट्री। ठीक है, SCERT की। और एक चीज़ और, जैसे हम सब कहते हैं कि या तो NCERT कर लो या SCERT कर लो, बात तो एक ही है। तो देखो, बात तो एक ही नहीं है।
भले ही जो कंटेंट एनसीईआरटी में है वही कंटेंट एससीईआरटी में है, लेकिन एससीईआरटी ना एक स्टेट बोर्ड है और इसमें ना मैंने भी चैप्टर पढ़े थे जब मैंने तैयारी करी थी, तो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा है। एनसीईआरटी से कम नहीं है एससीईआरटी में, बल्कि एनसीईआरटी से ना थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ही हैं। तो अगर आप एससीईआरटी का ही मतलब पेपर देने जा रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप एनसीईआरटी से बेटर है कि एससीईआरटी पढ़ लो, और हो सकता है कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बीपीएससी 1 to 5 के लिए क्या है, डीएलएड होनी चाहिए आपके पास, सीटेट 1 होना चाहिए, और फॉर्म भर देना और थोड़ा सा स्मार्ट भरना। जब आप पेपर में फॉर्म भरोगे ना, तो जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना वही आपको चाहिए होंगे आपकी काउंसलिंग के टाइम पे। तो जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर यहाँ का वाटरमार्क वगैरह सब कुछ आता है। तो थोड़ा अच्छे से फॉर्म भरना, फॉर्म भरते समय बिल्कुल अटेंटिव होकर के करना, कुछ भी गलती मत करना, नहीं तो बहुत पंगा पड़ता है। ठीक है, तैयारी कर लो, और एससीईआरटी आपको पढ़नी है इसके लिए 1 to 5 के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है 6 to 8। ठीक है, 6 to 8 की भी 37,300 कुछ वैकेंसीज निकली हैं। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, इसमें डीएलएड वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और इसमें बीएड वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपको डीएलएड वाले के लिए क्या चाहिए, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, और बीएड वाले बच्चों को क्या चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास बीएड तो देखो ग्रेजुएशन के बाद ही होती है, तो बीएड वाले बच्चे एलिजिबल हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट बन रहा हो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज है जो भी, और सोशल साइंस, जो आपका सब्जेक्ट बन रहा हो आप उससे फिल कर दो। और डीएलएड वाले बच्चे ग्रेजुएशन और डीएलएड आपके पास होगी तो आप उससे फिल कर दो, और लेकिन इसके साथ ही आपका सीटेट 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वही बच्चे इसको भर पाएंगे जो सीटेट 2 जिनका क्लियर है, और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनका जो सीटेट का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट होंगे वही आप एलिजिबल हो उसी सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अब बात आती है कॉमर्स वाले की, कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरा भी कॉमर्स का ही बैकग्राउंड है, मैंने भी बीकॉम की हुई है। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनका सब्जेक्ट बनेगा सोशल साइंस। ठीक है, आपने सीटेट वैसे सोशल साइंस से ही क्लियर कर रखा होगा, अगर नहीं भी करा किसी और सब्जेक्ट से तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो सोशल साइंस ही बनेगा। और अपियरिंग वाले बच्चे अलाउड नहीं हैं, जिन्होंने सीटेट अपियरिंग में कर रखा है वो अब अलाउ नहीं है, उनका सीटेट क्लियर होना ही चाहिए जो 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसी 1 to 5 के लिए पहले सीटेट वाले अपियरिंग वाले बच्चे अलाउड थे। ठीक है, जिन्होंने सीटेट का फॉर्म जैसे अभी निकले हुए हैं भरा हुआ है जिन्होंने, वो वाले बच्चे अलाउड थे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अब अलाउड नहीं है। आपका सीटेट क्लियर होना ही चाहिए तभी आप अलाउड हो। ठीक है, पहले अपियरिंग वाले बच्चे अलाउड थे, लेकिन अब किसी में भी अलाउड नहीं है। और इसके साथ ही क्या था, हाँ, तो जो आपका सब्जेक्ट बनेगा आपका उतने मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा 6 to 8 वालों के लिए। बाकी आपकी रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगा, जो भी जो नॉर्मल पैटर्न है वो सबका रहेगा, बट 60 या 80 नंबर का आपका वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी है अपनी, और सब्जेक्ट का सारा जो बेसिक है ना सारा वो आपकी एससीईआरटी की बुकिंग है। एससीईआरटी की बुक जैसे सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ्स है, तो एससीईआरटी में जितना भी कंटेंट है वो सारा आपको स्टडी करना है, लेकिन 10th तक का। ठीक है, ये भले है 6 to 8 का, लेकिन सिलेबस इसका 10th तक का इसमें आपको दे रखा है कि वो आपको करना है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सीटेट में ना इस बार 82 पे अलाउ करा था, तो ये बात सच है। जनरल कैटेगरी देखो अलाउ कब होता है, 90 मार्क्स पे, और अदर स्टेट चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो या वो दिल्ली का हो या एमपी का हो, मतलब कहीं का भी, तो उसको 90 मार्क्स ही चाहिए, क्योंकि वो अदर स्टेट का है। इसलिए आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी कोई भी हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप बिहार आ रहे हो अदर स्टेट से हो तो आप जनरली काउंट होंगे। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जनरल कैटेगरी पे तो इस बार 82 को अलाउ करा था, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो जनरल कैटेगरी था 90 से घटा करके 82 कर दिया था, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए नहीं। अदर स्टेट वालों के लिए ऐसा नहीं हुआ था। जो बिहार की हैं, फीमेल हैं, उनके लिए 90 से कम करके 82 कर दिया था कि 82 पर उनका सिलेक्शन लिया है, लेकिन वो भी सिर्फ फीमेल्स का, मेल का भी नहीं, और अदर स्टेट की जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी नहीं, सिर्फ बिहार की फीमेल्स का 82 पे सिलेक्शन लिया था। ठीक है, तो अगर आपका 90 मार्क्स हो, सीटेट क्लियर हो, तभी आप भरना, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होता, आपका मान लो सिलेक्शन हो जाता है, आपने एग्जाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब काउंसलिंग होगी तो ये तब उसमें आपको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे और हुए भी हैं जिनमें इन्होंने कैंसिल करा है। ठीक है, तो